स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में जो है आपको जो मैं पिछला लेक्चर पढ़ाया था उसमें आयनिक बॉन्ड चल रहा था। तो आयनिक बॉन्ड में आपको मैंने पहचान बताया था कि मेटल हो और नॉन मेटल्स। अब मेटल कैसे पहचानेंगे, क्योंकि मेटल तो आपको एस ब्लॉक में भी है, पी ब्लॉक में भी है और डी ब्लॉक में भी है। लेकिन क्वेश्चंस जब भी आता है तो उसमें एक लाइन लिखा होता है, यानी एस ब्लॉक वाले में दो होते हैं, एक फर्स्ट ए होता है और एक सेकंड ए होता है। फर्स्ट ए को जो है हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स और सेकंड ए को जो बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका डिटेल में आपको जो है एस ब्लॉक में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहाँ जो एनसीईआरटी ने लाइन यूज किया है, मैंने कल आपको समझा दिया था। उसके बाद ये एनसीईआरटी के 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो मैंने कल बताया था ये लैंग्वेज में ही वर्ड लिखे हुए हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम में आए थे 2023 में सब थ्योरी वाले पार्ट लिखे थे, तो इसलिए आपको थ्योरी भी लेके चलना है। पहला चीज़ क्या है, अगर इसको आपको समझना होगा तो आपको ये देखना होगा मेटल आयनिक बॉन्ड के लिए और प्लस नॉन मेटल्स। तो इससे आयनिक कंपाउंड बनता है, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास सोडियम है और ये Cl है, तो इससे बन जाएगा NaCl। अब देखो इसमें होगा क्या, एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको पहचान हो गया कि मेटल और नॉन मेटल्स। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो पहला पॉइंट लिखा है कि इन पीरियोडिक टेबल्स द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइलोजन्स। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कई सारे, लेकिन हाईली वर्ड यूज कर दिया। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, फ़ोन लगा दो। ये हमारा ट्रिक था कि आप जो है फ़ोन लगा दो। तो फ़ोन कैसे लगाएंगे, ऐसे आप फ़ोन लगाएंगे, ये आप जो है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है, तो हम बोलते हैं फ़ोन लगा दो। तो आपने फ़ोन लगा दिया, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर F का हो, फिर ऑक्सीजन का है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन का बराबर होता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर कार्बन सल्फर की सबसे पीछे हाइड्रोजन से। तो देखिए, अगर सिर्फ पर्टिकुलर एक्सप्लेन करने हैं तो इसका मतलब आपको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेना होगा। तो ये कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट ए में जाइए और फर्स्ट ए में क्या होगा, जैसे जैसे फर्स्ट ए में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम पे आते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन वो जो है आसानी से लूज कर देता है। क्यों लूज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस और बाहरी यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में जो है दूरियां बढ़ जाती हैं। अभी इसी में पढ़ाएंगे कि ये फार्मूला इसमें यूज होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मतलब है ये कूलॉम्स लॉ होता है। तो दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसका मतलब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जब आप हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेंगे और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल लेंगे तो इनमें क्या होगा, अगर आप इन्हें अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये नोबल गैस बना लेगा। क्यों बनाएगा नोबल गैस, क्योंकि ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। देखो अभी आपको ये लाइन नीचे दिखाएंगे तो ये लिखा हुआ है कि आपको अगर देखना है सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, तो उसमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लेना होगा। अब दूसरी बात, जब ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और वही इलेक्ट्रॉन जो है नॉन मेटल गेन कर लेगा, उसमें ये आपको मिलेगा। ये लाइन लिखी हुई है, द फॉर्मेशंस ऑफ नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जब मेटल लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉन मेटल गेन करेगा तो नेगेटिव आएगा। ये लाइन लिखा हुआ, द फॉर्मेशंस ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम हाइड्रोजन आइटम्स एंड ये पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एल्कली मेटल एसोसिएटेड विथ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय रिस्पेक्टिव आइटम्स। एकदम बात सही है कि इसमें से एक मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा और नॉन मेटल वही गेन कर लेगा। अब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे लुईस ऑक्टेट बोलेंगे या उसे बोलेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी वो मेटल नोबल गैस की तरह हो जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा आपके पास 10।
जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होगा 2s2 2p6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 17, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा 18। अगर 18 होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 किसका होता है, आप नोबल गैस में जाके देखिए तो आपका होगा आर्गन का, तो ये आर्गन की तरह हो जाएगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये किसकी तरह हो जाएगा, नियॉन की तरह, यानी नोबल गैस की तरह हो जाएंगे। इसका मतलब इनके आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो NH2NP6 बनेगा। ये लाइन नीचे लिखी हुई है, इसमें आइए एक चीज़ याद रखिएगा, ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हीलियम तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डुप्लेट्स। तो डुप्लेट नहीं लेना है, तो डुप्लेट किस में आ जाएगी, एक्सेप्शन में। ये लाइन लिखा हुआ है, आप देखिए, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देख लो आपके पास, जब आप सोडियम को लेंगे तो सोडियम का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिव, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6। ये देखिए इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। और टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे ये बराबर हो जाएगा आपके नियॉन की तरह, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कहेंगे। तो ये चीज़ लिखा हुआ है। अब आप क्लोरीन में आएंगे, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, तो क्लोरीन में आप देखिए क्लोरीन का 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 18 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3s2, अब यहाँ पे 3p6 हो जाएगा। देखिए इसके आउटर सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट ये भी पूरा बनाया। टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 18 के। 18 किसका होता है, आर्गन का, तो यह आर्गन की तरह हो जाएगा। देख लीजिए लाइन लिखा हुआ है कि निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक, देखो नोबल गैस बन गया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। यानी नोबल गैस का मतलब किससे कंपेयर करना है, हीलियम को छोड़ के नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रिडान, किससे कंपेयर करना होगा। ये हो गया। आगे इसमें कंटिन्यू कर लीजिए, दो नोबल गैसेस विथ एक्सेप्शन ऑफ हीलियम। से देखिए हीलियम का एक्सेप्शन है, यानी हीलियम का एक्सेप्शन, विच हैज़ ए डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो एक्सेप्शन है, इसको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लेंगे। कह रहा हैव ए पर्टिकुलर स्टेबल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8, यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया, स्टेबल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, और उसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और 8 इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो ये ऑक्टेट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है यानी ऑक्टेट हो गया। और उन किसी का भी देखेंगे तो उनमें लास्ट सेल में क्या आएगा, NH2NP6। N क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर, उसे पीरियड भी कहेंगे। तो देखिए यहाँ का सेल नंबर क्या था, 2 और 2 है, तो यहाँ कहेंगे 2s2 2p6। यहाँ आउटर सेल कौन है, ये 3 वाला, तो यहाँ क्या कहेंगे 3s2 3p6। यानी ये आउटर सेल को, ये आप आउटर सेल को बोल रहे हैं, तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब सोच लीजिए अगर कोई भी मेटल और नॉन मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ है, एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टेट्स, और इलेक्ट्रोस्टेट्स में ये फार्मूला है, और ये फार्मूला किसने बताया था, कूलॉम्ब्स ने। तो आप कह सकते हैं कूलॉम्बिक फोर्स भी इसमें पाया जाता है, या कूलॉम्बिक फोर्स नहीं कहें तो आप उससे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल नीचे लिख देता हूँ, ये है NaCl, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मेटल है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो इसमें कुछ ना कुछ बीच में दूरियां होगी। अगर ये दूरी है r तो एक पॉजिटिव, तो इसको बोल लेंगे Q1 है, और ये नेगेटिव है तो इसे क्या बोलेंगे, Q2 है। इसके बीच की दूरी r है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अब एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया है, तो इसे आप चाहें तो नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, चारों एनसीईआरटी लाइन है, क्योंकि एनसीईआरटी ही पढ़नी है।
ठीक है, और ये आपके जो है लेक्चर्स आपको मिल भी जाएंगे। तो सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप कोई लेक्चर मिस करते हैं तो ये आपको मिल जा करेगा। तो आगे चलते हैं, इनके एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया है, तो NaCl को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक एग्जाम्पल इन्होंने और लिया है CaF2, तो उसको ले लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ। तो एनसीईआरटी चारों पॉइंट्स हमने समझा दिया। अब आपको जो है एक एग्जाम्पल है CaF2। अब देखिए, जरूरी नहीं है अगर फर्स्ट ए का मेटल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सेकंड ए का होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ा है कि एनसीईआरटी ने हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव किया तो बेस्ट के लिए एक्सप्लेन किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ए ही खाली मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, सेकंड वाले भी बनाएंगे। तो सेकंड वाले में भी आपको ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला आपका ये रहा। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल और दिया है, ये दिया है CaF2, ये रहा। अगर इसे आप तोड़ेंगे, अगर इसको देखते हैं तो इस पर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। अगर आप कैल्शियम को देखा जाए, कैल्शियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो यहाँ से इसके पास 20 होता है तो 18 बच जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये देख लीजिए। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तब भी देखो इसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलेंगे ऑक्टेट पूरा कर लिया। और किसकी तरह हो गया, नोबल गैस, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, आर्गन का। तो ये कहेंगे बराबर हो जाएगा आपका आर्गन की तरह। क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो फ्लोरीन अलग अलग है, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरा फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फ्लोरीन के पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन, 9। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा, 10। अगर आप फ्लोरीन के पास देखेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो बनेगा Ca पॉजिटिव और यहाँ बनेगा F निगेटिव। ये 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक F के लिए लेते हैं, तो एक F के पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो एक आएगा तो हो गया 10। तो दूसरा भी ऐसे होगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6। तो देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं ऑक्टेट्स। और देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आप कंपेयर करते हैं NH2 NP6, तो देखो यहाँ पे 2s2 2p6, यहाँ क्या कहेंगे 3s2 3p6। तो ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का था। तो देखो मेटल है और नॉन मेटल है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड। तो मेटल और नॉन मेटल से आयनिक बॉन्ड पहचान लिया, लेकिन आपको ये बताना होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के बाद उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और पूरी इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो किसी ना किसी नोबल गैस से कंपेयर करेंगे, नोबल गैस की तरह हो जाएगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, अगर कंपेयर करेंगे तो कोई नोबल गैस की तरह बनेगा, लेकिन आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इनके बीच में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के मतलब क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स कहेंगे। ये हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में इन चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने लिखा CaF2, ऐसा लिख दिया है CaF2, या CaF2 को इन्होंने 2 भाषा में लिख दिया, कहा Ca कर देते हैं, यहाँ पे 2 चार्ज, और यहाँ लिख दिया F- और ऐसे लिख दिया, तब भी बात कोई दिक्कत नहीं। एक F पे 1 निगेटिव तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, नीचे जो है ब्लैक कलर क्या लिखा है, द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ। एनसीईआरटी में तो कौन सी बॉन्ड बना रहे हैं, द बॉन्ड फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। तो ये आयनिक बॉन्ड के लिए बारे में बोल रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक पे आइए, तो बुक में लिखा हुआ है द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। एकदम बात सही है। यानी इसका मतलब जब इनके पास चाहे ये हो पॉजिटिव निगेटिव, चाहे आप सोडियम लेंगे Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और आयनिक बॉन्ड के साथ क्या देखेंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होगा, यानी पॉजिटिव निगेटिव को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस कहेंगे। आगे लिखा हुआ है अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वाज टर्म्ड एज, क्या नाम हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का एक नाम और भी हो गया, क्या नाम होएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। अब इस क्लियर।
आयनिक का एक नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स। तो आपको जब सबसे पहले मैंने लिखा था आयनिक बॉन्ड्स, तो आयनिक बॉन्ड को हमने यहाँ पे साथ में लिखा था इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। देखो एकदम क्लियर है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज से। अरे पॉजिटिव निगेटिव की तो हम इलेक्ट्रो वर्ड यूज करेंगे, तो इसी तो है इलेक्ट्रोवायलेंट, यानी चार्ज से बॉन्ड। और चार्ज की बॉन्ड कहाँ होती है? पॉजिटिव निगेटिव कहाँ मिलेगी? आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो चाहे आप इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहो, चाहे आप आयनिक बॉन्ड कहो, तो यानी नाम से ही लगता है इलेक्ट्रोवायलेंट्स, यानी चार्ज की बात है, यानी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की बात है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। आगे बोल रहे हैं द इलेक्ट्रोवायलेंस इज दस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट चार्जेज ऑन दी आयंस। एक्सप्लेन किया। अगर ये एग्जाम्पल लेंगे तो आप क्या कहेंगे? यूनिट चार्ज, एक चार्ज इस पे पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, तो ये यूनिट चार्ज के लिए एक्सप्लेन किया है। और आप शुरू में देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा था? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे कितना चार्ज आएगा? एक, क्योंकि फर्स्ट ए को बोलते हो। तो ये बात तो 100% सही नहीं है, क्योंकि यूनिट चार्ज होगा या यूनिट से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, दो हो सकता है। दूसरा वाला हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड नहीं यूज करोगे, नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपने हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली नेगेटिव कर दिया तब आपको जो है लिमिट हो गया। क्या लिमिट हो गया? यूनिट चार्ज कहना पड़ेगा, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हटा दिया तब आप कह सकते हैं कि दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव भी हो सकता है। ये देखो एग्जाम्पल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड्स मेटल है, नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। मेटल है और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करोगे, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं करोगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फ़ोन लगाओगे जब आप इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर देखोगे तो F सबसे आगे है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव तो हुआ नहीं। तो जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव वर्ड यूज करोगे तो जो उन पे चार्ज आएगा वो यूनिट चार्ज हो जाएगा, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्लियर? अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। ये तो सिंपल हो गया कि मेटल है, नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड होगा। मेटल लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन करेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और वो 8 इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2 कहेंगे, मेटल के लिए भी और नॉन मेटल के लिए। और उनका अगर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 8 हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया ना। अब एनसीईआरटी में चलो आगे पेज में इसका है एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशंस। तो आपको आगे चलिए, ये लिखा हुआ है आपको आयनिक ORR इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स। 2 पन्ना के बाद आगे पढ़ जाइए। जो मेरे पास एनसीईआरटी है वो पेज नंबर 106 पे है। रॉक स्ट्रक्चर बना होगा NaCl का। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा सा आपने बेसिक सीख लिया, अब बेसिक से कहाँ चल रहे हैं आप? आगे। तो आप देखते हैं, क्लियर हो गया? इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? चलते हैं। तो फिर आपको यही बात, अब यहाँ पे हेडिंग लिखा है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ये है। सबको मिली है एनसीईआरटी में? अब बैग में देखो, ये जो है आपको अब आगे देखना है। ये अब जो है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। हमने सिंपली बोला ना कि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब आप इसको थोड़ा मेडिकल टर्म में, यानी आप केमिस्ट्री टर्म में आ जाओ। कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका मतलब है उसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी उसे आप बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी मीन्स एनर्जी, इंथैल्पी मीन्स एनर्जी। अब यहाँ पे अब आप थोड़ा सा आगे चल रहे हैं तो ये रहा। एक वर्ड और यूज करना होगा। अभी सिंपली हम मेटल इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी बात सही नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? आइसोलेटेड गैसियस आइटम या मेटल। आवेश आइसोलेटेड गैसियस, यानी मेटल को किस फॉर्म में करोगे? गैस बनाओगे। पूरा मेटल जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा जब तक उस मेटल को आपको गैस के फॉर्म में नहीं लाएंगे।
ये तो अब आपको पहचान थी मेटल और नॉन मेटल, अब आपको ये तो एनसीईआरटी में ये बात देखेंगे तो देखो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि आपका जो ये मेटल होगा इसको हम M कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये M फर्स्ट ए भी हो सकता है और ये M सेकंड ए होता है, तो हम इसको M मान लिए। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा G, क्योंकि एक वर्ड होता है मेटल आइसोलेटेड गैसियस आइटम। ये कैसा होगा? आइसोलेटेड गैसियस आइटम। ये मेटल के लिए यूज हुआ है, M के लिए यूज हुआ है। तो इसका मतलब आपका मेटल किस फॉर्म में होगा? पहले गैस बनाओ, अब इलेक्ट्रॉन निकालो। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा वो बनेगा M पॉजिटिव, ये हो गया G। एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको आपने यहाँ दिखा दिया। अब किसी भी आपको कंपेयर कर लो, कोई भी अगर होगा मेटल तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर से आपका आउटर सेल दूर हो, यानी मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है 6 सेल में है, तो 6th वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि दूरियां बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं आउटर सेल से, यानी बैलेंस सेल से। आउटर सेल में ही सब कुछ होता है, वही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वही इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसे आप क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये रहा, तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा IH, ये रिप्रेजेंट करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का देखो आपको साफ साफ लग रहा है, आयोनाइजेशन, इसका मतलब क्या होगा? आयन बनाए होंगे। आयन कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो आउटर सेल में, आउटर किसी भी आइटम के, यानी यहाँ पे गैस वर्ड यूज करेंगे, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी उसे क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो ये 100% नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा इंडोथर्मिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी वहीं पे खर्च हो जाएगी। तो ये वैल्यू कैसी किस में आएगी? पॉजिटिव में। यानी दो चीज़ होती है, डेल्टा H के आगे अगर लिखा हो पॉजिटिव फला, जैसे मान लो लिखा हो डेल्टा H, मान लो हमने एग्जाम्पल मान लिया कि डेल्टा IH इक्वल टू 425 किलो जूल पर मोल, मैंने सिंपली मान लिया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव। तो या क्या बोलेंगे, कौन सा प्रोसेस है? इंडोथर्मिक है, यही पहचान होती है इंडोथर्मिक। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करिए ना करिए अपने आप खुश होती है। इंडो का मतलब होता है अंदर और थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी हीट अंदर ही जाए। तो इसे बोलेंगे आप, एक लाइन नाम देंगे इंडोथर्मिक्स। इंडोथर्मिक्स। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल आप जानते हो जनरली किस में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपके कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। तो हम इसको मान लेंगे X, क्योंकि अगर हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहे हैं तो आपको मेटल लेना पड़ेगा फर्स्ट ए का, और नॉन मेटल लेना होगा आपको हेलोजन्स का। तो हमने इसको X मान लिया, और ये भी गैस के फॉर्म में होंगे और वो यही इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस पे आएगा X माइनस नेगेटिव G, ये रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के एक वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या हुआ होगा? जैसे मान लो कोई आइटम है, जैसे मान लो यही है, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, तो जब क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्टेट पूरा एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब भी तो दिक्कत होगी एनर्जी की, कि नहीं होती? वहाँ निकालने में है, यहाँ पे आपको डालने में खर्च होगी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जाएंगे तो दो प्रोसेस मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा एक्सो और इंडो। क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक्सो और इंडो। तो ये क्लियर हो गया। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन डालते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक होगी, यानी हीट निकलेगी। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन डालते हैं
अलग अलग प्रोसेस होगी, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हीट निकलेगी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं तब आपको पहले इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है कि हीट निकल रही है, दूसरे में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ अलग अलग एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा EgH। तो इसमें पहला प्रोसेस जो होगा आपका वो एक्सोथर्मिक होगा, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक, और दूसरा क्या होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे ये दो ही प्रोसेस, अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, इस मेटल के एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, पहले गैस बनाओ, सोडियम तो मेटल होता है, तो इसको आप पहले गर्म करके इतना हाई टेम्परेचर कर दो कि इससे पहले क्या बन जाए, गैस। तो गैस हो गया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो सोडियम बनेगा पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब यहाँ पे जो डेल्टा IH की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। वैल्यू याद नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है वैल्यू याद करने की। अब यहाँ पे अगर हमने इसके लिए एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया क्लोरीन्स, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लिया तो एक भी गैस के फॉर्म में होगा, और ये बन जाएगा Cl- गैस। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो यहाँ पे कहेंगे डेल्टा EgH, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी निगेटिव में होगी, एक्सोथर्मिक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, एंडोथर्मिक होगी। वैल्यू याद नहीं करना है, वैल्यू सब कुछ नहीं होता है, बस थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तब भी वैल्यू दी रहती है। वैल्यू ना आपको याद करना है ना कोई मतलब है, वैल्यू दी रहती है, या तो XY करके दिया रहेगा। अब आप इसे क्या कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। तो देखो मेटल है ये वाला, तो ये बना था, नॉन मेटल है तो ये बना था। तो देखो आपने एक साथ लिखेंगे, एनसीईआरटी में देखो एक साथ लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि मेटल जो है आपका ये है आपका प्लस गैस के फॉर्म में, और नॉन मेटल है आपका ये गैस के फॉर्म में। तो इससे क्या बनेगा, MX, इससे क्या बनेगा, सॉलिड्स। ये प्रोसेस होती है तब जाके वो सॉलिड बनता है। अभी चाहो तो लिख लो, इसके एग्जाम्पल पे आपने सोडियम लिया है तो यहाँ पे सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम पॉजिटिव गैस, और क्लोरीन है नॉन मेटल गैस के फॉर्म में, तो इससे जो बनेगा वो बनेगा NaCl। और आपने देखा होगा कितना मोल बना, 1। तो 1 मोल आप चाहें तो रिप्रेजेंट करें चाहे ना करें। तो देखो ये है तरीका। आपने देखा होगा नमक मार दो किसी खोपड़ी फूट जाएगी, तो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अरे घर के पाउडर की बात नहीं करते हैं, जो बोरी में बड़े बड़े नमक आते हैं या पहाड़ होते हैं उसकी बात करते हैं। तो किस तरह होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो आपका ये सॉलिड के फॉर्म में हो गया। क्लियर। ये है आपका तरीका जो है, जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़ लेते हो, सीख लेते हो, तब आपको ये बोलना होगा। क्लियर हो गया। ये चीज़ें हैं आपका। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस हुई। 2 प्रोसेस क्या हुई, एक तो हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एक हो गया ये, लेकिन वहाँ पे इंडो लिखा है। चलो फर्स्ट ए और सेकंड, फर्स्ट ए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल हटाते थे दिमाग में। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किस तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड्स। मेटल है नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर है। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2। ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। अब ये बताओ ये प्रोसेस दोनों एक साथ होगी या अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। पहले क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसमें ये जो पढ़ेंगे तो यहाँ क्या कहेंगे, डेल्टा IH1। नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 ना, तो 2 प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या कहेंगे, अगर ये एक बार इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कहेंगे डेल्टा IH1, पहला निकाल दिया। फिर दूसरा निकालेगा तो क्या कहेंगे, डेल्टा IH2। 2 प्रोसेस हुआ है, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा, यानी स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक बैग 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब इस क्लियर हुआ। एक इलेक्ट्रॉन निकला, आपने एनर्जी लगा के निकाल दिया, पॉजिटिव वैल्यू वही, यानी एंडोथर्मिक है। दूसरा भी निकाला तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तब भी क्या होगी, एंडोथर्मिक है। इसमें आते हैं, आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, ऑक्सीजन अगर आप ले लीजिए
तो ऑक्सीजन का सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो ऑक्सीजन के पास 8, तो 1s2, 2s2, 2p कितना 4, क्लियर। इसको ले लीजिए, तो p में देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p में 3 ऑर्बिटल हैं, और 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ये पहले से कौन बैठा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं 4 वाले। आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब Ca दे दिया तो आपने इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, पहला इलेक्ट्रॉन आया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब क्या होगी, एक्सोथर्मिक्स, क्लियर हो गया। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो यही जो आके बैठा हुआ था, जो ये बैठा है, ये रिपल्सन पैदा करेगा। अरे कोई भी कहीं जैसे मान लो पैसेंजर ट्रेन है, वहाँ पे आप बैठे हैं 2 लोग या 3 लोग, चौथा कहता हम भी बैठेंगे, जाओ आगे देख लो, नहीं बैठेंगे, जगह नहीं है, लेट जाएगा। लेकिन आप क्या, वो कहेगा हम यहीं बैठेंगे, क्या कर लोगे, तो वहाँ पे क्या होगी, धक्का मुक्की, देह लात जूता चलेगी। तब उसके बाद जो जीतेगा वही होगा। तो यहाँ भी यही होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बैठाना है, तो यहाँ क्या पैदा हो जाएगी, रिपल्सन्स। तो अगला जो स्टेप, तो इसका पहला तो ये डेल्टा EgH की जो वैल्यू होगी फर्स्ट, वो वैल्यू किस में रहेगी, एक्सोथर्मिक निगेटिव में रहेगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे डेल्टा EgH2, तो ये क्या हो जाएगा आपको, इंडोथर्मिक, यानी रिपल्सन्स पैदा होगी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हो जाती है, क्लियर हो गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन आप देते हैं, कोई लेता है, तब उसकी वैल्यू एक्सोथर्मिक, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए है एंडोथर्मिक्स, क्लियर हो गया। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे तब भी एंडोथर्मिक रहेगी, लेकिन इसका कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालें या 2 इलेक्ट्रॉन निकालें या 3 इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज निकालेंगे तो प्रोसेस एंडोथर्मिक ही रहेगी, क्लियर हो गया। अब इससे यहाँ पे पहले ये जो नीट, अब ये NTA कराती है नीट को, पहले ये AIPMT के नाम से हुआ करता था, तब भी CBSE की बुक से ही यानी NCERT से ही सवाल आते थे। तो यहाँ पे NCERT में कंपेयर किया गया है कि अगर मेटल है, क्या कंपेरिजन है देख लीजिए, इसको बता देता हूँ। कंपेरिजन में जो है आप देखेंगे, कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं, मेटल में आप पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और नॉन मेटल के लिए आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे कंपेयर है, NCERT में आइए, देखो NCERT में एक बात लिखी है, क्या लिखा है, ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म, सबको मिला, ब्लैक कलर का लिखा है, ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म मोर इजिली बिटवीन एलिमेंट विथ कंपेरेटिवली, यहाँ देखो कंपेयर कर दिया, आयनिक बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेरेटिवली विथ कंपेरेटिवली लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जो मेटल होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम। तो आप कंपेयर कर रहे हैं, तो जो है ये आपको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कहेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लो वैल्यू, तो मेटल की जो आयोनाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, कम। आगे देख लो, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी, हाई। तो आगे NCERT में देखो कह रहा है कि एंड एलिमेंट विथ कंपेरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैंने लिख दिया, मेटल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इसकी अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी, लो वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी, हाई वैल्यू, क्लियर। ये पॉइंट आपके NCERT का है और इस पे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में भी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग एक वर्ड और यूज करेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम एक वर्ड और यूज करेंगे, पोटेंशियल भी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो 3 वर्ड यूज करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इस पे क्वेश्चन आया था, तो आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, आपके NCERT में एज इट यही लिखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि आपको सिर्फ NCERT पढ़ना है, और जहाँ पे NCERT का डिटेल चाहिए थोड़ा सा कोई चीज़ का, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा।
बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है आपको। तो अब आप चाहें तो क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको जो है दिखाया था, एक बार क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ कि जैसे क्वेश्चंस किस फॉर्म में आया था इसका। तो ये लिखा हुआ था, क्वेश्चन है आयोनाइजेशन, लिखा है आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विथ। तो इसको नोट करना है। तो आगे चलता हूँ फिर। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, आयनिक बॉन्ड यूजुअली फॉर्म बाय द combinations of element। ठीक है, by the combination of elements with। अब इस पे क्वेश्चन बना दिया। क्या कह दिया? 4 पॉइंट आपको लिख देता हूं। पहला है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तो हो ही नहीं सकता। अगला दिया है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब किसको कह रहा है और उसके बाद लो कह रहा है उसको। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपकी दोनों लो कह रहे हैं, लो आयोनाइजेशन और पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपके साथ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कंपेयर कर लीजिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होना चाहिए? लो, और इसका क्या होना चाहिए? हाई। ठीक है, तो आप देख लिए लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अलग पढ़नी है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया था, मैंने क्वेश्चंस कराया था आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अभी, बाद में जो भी क्वेश्चंस रखे रहो उसको कंप्लीट कर लें। हाँ, इसके बाद ऑक्टेट ही पढ़ाएंगे। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, याद करिए। और वो क्वेश्चंस जो है एक बार मैं फिर देता हूँ। लैंग्वेज था एनसीईआरटी का, और ये जो है रॉक स्ट्रक्चर। हाँ, पहले एक इसमें एक चीज़ें और बता दें, फिर उस पर आता हूँ। ये है कि जो चीज़ें केमिस्ट्री में है वो 100% कोई चीज़ नहीं होती है, जान लीजिए। कुछ भी 100% नहीं होती। अगर आपने जो 100, क्योंकि केमिस्ट्री में एक कहानी है, जानते हो, कि आपको चाहे जितना भी आप पढ़ लीजिए, लट लीजिए, अगर सिस्टमेटिक या निमोनिस्टिक से याद नहीं करें तो याद नहीं है।
तो इसीलिए जो है आपको केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ना है और एनसीईआरटी से ही कंपेयर करना होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। क्योंकि एक कहावत है, केमिस्ट्री हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफ़ा। केमिस्ट्री हो चाहे हिस्ट्री हो, कितना भी पढ़ डालो, अगर उसको आप जो है ढंग से निमोनिक स्ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे, सीख नहीं पढ़ सकते। आप 100 लोगों से पूछिए कि आप केमिस्ट्री जानते हो, तो सबसे पहले वो केमिस्ट्री भागेगा, सबसे पहले केमिस्ट्री डर है। लेकिन केमिस्ट्री इतनी सिंपल है, उसको लॉजिक जानने के लिए आपको अब लॉजिक पढ़ना होगा, फिर निमोनिक स्ट्रिक्स बनाना होगा, तब परमानेंट याद रहती है, ये निकल जाता है। तो देखो अभी आपने क्या कहा कि मेटल हो और नॉन मेटल हो। अमोनियम आयन जो होता है ना, एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन है अमोनियम आयंस। देखो अमोनियम आयन अगर आप देखेंगे तो ये बनता है NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोन क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल बन के बनाए अमोनियम आयंस, ये बन गए पॉजिटिव्स। तो ये अमोनियम आयन मेटल की कैटायन की तरह काम करने लगता है। मेटल है नहीं, है नॉन मेटल। कैसा काम करता है? मेटल के कैटायन की तरह। तो ये हो गया नॉन मेटल, लेकिन मेटल कैटायन की तरह काम करता है। और अगर आपने इसमें नॉन मेटल आपने Cl ले लिया तो इससे बनेगा NH4Cl। इसमें भी बॉन्ड होता है आयनिक। तो देखो ये बातें अगर आप कहते हैं मेटल है नॉन मेटल है, मेटल है नॉन मेटल है, कोई तुमसे कह दे कि ये बात सही है क्या, तब आपके दिमाग में अमोनियम आयन एग्जाम्पल होना चाहिए कि नहीं 100% सही नहीं है। अमोनियम आयन एक तरह का एक्सेप्शन है। कैटायन तो बनता है लेकिन नॉन मेटल से बनता है। और काम कैसा करता है? अगर उसके साथ नॉन मेटल तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक। तो यहाँ पे इनके बीच में जो अट्रैक्शंस होगा वो आयनिक होगा, यानी इलेक्ट्रोवायलेंट होगा। इसमें भी आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, याद रहेगा। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, इसके लिए एक्सेप्शन है ये। तो अमोनियम किसी भी नॉन मेटल के साथ आ जाए, अमोनियम आयन किसी भी नॉन मेटल के साथ आ जाए तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कह रहे हैं देखो लिखा है मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव ए कैटायन डिराइव फ्रॉम मेटलिक। यानी आयनिक कंपाउंड में जो कैटायन बनता है वो कहाँ से ड्राइव करते हैं, कहाँ से लेते हैं? मेटल से। अरे एनसीईआरटी लैंग्वेज तो यही है कि आप जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उसमें जो मेटल होता है, जो उसमें कैटायन बनता है वो मेटल से बनता है। आगे लो, ये बात तो सही है। आगे कह रहा है एंड नॉन मेटल, कह रहा है ड्राइव होता है नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। एकदम सही है, यानी मेटल और नॉन मेटल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ लिखा है एक्सेप्शन, कह रहा है दी अमोनियम आयंस मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटल्स। ये देखिए अमोनियम में 2 नॉन मेटल हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो 2 नॉन मेटल्स हैं। तो अमोनियम आयन जो बनता है 2 नॉन मेटल से बनता है। क्लियर? आगे लिखा है इज एन एक्सेप्शन, यानी ये एक्सेप्शन है। इट फॉर्म द कैटायन ऑफ द नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड। कह रहा है इसका मतलब ये कैटायन कैसा करेगा? ये बनाएगा आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि अमोनियम आयन एक तरह का एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल से कैटायन बनता है। अब अगर ये नॉन मेटल से बनेगा तो इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो यही एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, अमोनियम आयन किसी से भी हो जाए। नहीं क्लियर है? अरे जितना नॉन मेटल आपका चार्ट दिया था वो नॉन मेटल से अगर जुड़ेगा तब भी कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। तो ये एक एक्सेप्शन है। अब आपके जो है कोई भी आपका मेटल और नॉन मेटल होगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और आयनिक बॉन्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाएंगे आपको। सॉलिड स्टेट में 2 तरह का सॉलिड होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमार्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है अगर आप कैटायन और एनायन हो, या आप जो है लैटिस पॉइंट कहते हो, यानी अगर कैटायन एनायन का रीअरेंजमेंट करिए तो एकदम सिस्टेमेटिक यानी डिफिनिट ज्योमेट्री होगी। जैसे मान लो अब स्टूडेंट को बैठाना है तो आपने एक सिस्टेमेटिक लाइन से बैठा दिया, ऐसे लाइन से बैठा दिया तो आप क्या कहेंगे? रेगुलर पैटर्न है। अब कुछ ऐसी भी कोचिंग हो, एक बेंच के ऊपर बैठा हो, एक पंखा टंगा हो, एक झूलप बैठा हो, तो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट नहीं है। रेगुलर पैटर्न है? नहीं है।
तो रेगुलर पैटर्न अगर नहीं है तो वो जाएगा एमार्फस में। अगर आप अरेंजमेंट सिस्टम करेंगे तो एक लॉन्ग पैटर्न बनेगी, यानी एक लंबी सीधी लाइन बनेगी, और उसी लाइन को फिर आप रिपीटेड कहेंगे। रिपीटेड समझते हो? अरे एक बार बच्चों को बैठा दिए पूरा, फिर दोबारा फिर ऐसे बैठ रहे हैं, फिर ऐसे बैठ रहे हैं, तो ये लॉन्ग पैटर्न फिर रिपीटिव पैटर्न्स होगी। अब क्या है, एक बच्चा यहाँ बैठा तो एक बच्चा वहाँ कोने में बैठा, तो एक बेंच के ऊपर बैठा है, कह रहा है बेंच पे लेट जाएंगे, क्या कर लोगे? तो ये जो है रिपीटेड पैटर्न्स नहीं है, तो ये किस में जाएगा? एमार्फस में। अब अगर इसकी ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री समझते हो? बैठाने के बाद आप देखो कैसे बन के आया, एलिमेंट या आइटम आयन को बैठाइए तो सही दिखेगा। कहेंगे भैया कैसा क्लासरूम है यार, एक तो टीचर कंधे पर बैठा है एक बच्चा, एक टीचर के बगल में बैठा है, एक बेंच के ऊपर बैठा है, ये कौन है? तो ये कहेंगे ये डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं है, तो ज्योमेट्री डिफिनिट नहीं होगी। तो ये सब पैटर्न जो अगर मिलेगा तो वो एमार्फस होता है। तो एमार्फस का मतलब होता है झूठा, यानी जो अरेंजमेंट झूठा हो। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका डिफिनिट अरेंजमेंट होगा, रिपीटेड पैटर्न्स होगा, ठीक है, डिफिनिट शेप होंगे, डिफिनिट मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका मतलब आइटम आयंस होंगे जिनको आप लेते हैं। तो अगर आप NaCl का स्ट्रक्चर देखो तो कितना डिफिनिट बना हुआ है, देखो अगर आप NaCl का देखेंगे तो कॉर्नर पे, ठीक है, आपको रखा होगा, कितना बढ़िया है, कैटायन एनायन ऐसे रखा होगा, तो एक डिफिनिट बना कि नहीं बना? अब इसमें से कुछ गायब हो जाए, कुछ हो गई ही नहीं, कहीं बीच में बैठ जाए तो डिफिनिट नहीं होगी। तो इसका आपको डिटेल जो है हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको सॉलिड स्टेट्स में। लेकिन एक क्वेश्चन मैं दिया था, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये बातें क्लियर होगी। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये क्वेश्चन था, नोट भी कराया था, जिसको नोट करना है। कह रहा है दी इन आयनिक सॉलिड हाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज। ये क्वेश्चन है, तो इसको मिटा देता हूँ। आप लोग NCERT यहाँ पढ़ते हैं, फिर घर पे जाएंगे, इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद में भी फिर पढ़ के आएंगे। अभी मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं तो आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि कितने सारे चैप्टर फिजिकल के हैं, इनऑर्गेनिक के हैं, ऑर्गेनिक को, और सब आपको आसान लगे। जैसे केमिकल बॉन्डिंग आसान लगता है, ऐसे हर चैप्टर आपको आसान लगे, तो इसका मतलब आपने सीख लिया। अगर आपको टफ लगेगा तो आपने सीखा नहीं है। तो आपको अगर ये आसान लगता है तो और जितने चैप्टर पढ़ाएं वो भी सब आपको आसान लगना चाहिए। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है इन आयनिक सॉलिड हाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज्ड। कह रहा है कि जो आयनिक सॉलिड है या जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है उसके स्ट्रक्चर कैसे स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। ये जो मैं आपको रॉक स्ट्रक्चर बताया हूँ यहीं पे पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है बाय द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। बाय द एनर्जी release, by the energy release in the formation of crystal lattice, in the formations of crystal lattice, crystal lattice। अगला दिया है, दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है by achieving octet of electron, by achieving octet of electrons around the ionic species in gaseous state।
by the achieving octet of electron around the ionic species in gaseous states। अगला है by electron gain enthalpy and the ionization enthalpy। by the electron gain enthalpy and ionizations enthalpy। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। ये तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो जो है देखो इसमें मिलता जुलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता जुलता है। तो एक चीज़ तो अभी आपको हम पढ़ाएंगे लैटिस एनर्जी। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है, जैसे ये है आपका मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल में ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसको आपको तोड़ना होगा। तो तोड़ने के लिए ये पूरा ये तो आप कहेंगे कि पूरा ये सॉलिड है और ये 1 मोल है, यही तो कहेंगे। NaCl सॉलिड के फॉर्म में 1 मोल है, तो 1 मोल को पूरा तोड़िए। तो तोड़ेंगे तो ये जैसे बना था वैसे बन जाए, यानी मेटल बनेगा गैस के फॉर्म में और नॉन मेटल बनेगा गैस के फॉर्म में। तो ये क्या कहेंगे, 1 मोल आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे, और जो ब्रेक करेंगे तो किस फॉर्म में बनाएंगे, फिर वही मेटल बनेगा, इसे कहेंगे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी जिससे ये बना था उसे वापस बन जाए। तो कहेंगे सोडियम पॉजिटिव गैस में बनेगा और Cl भी गैस के निगेटिव में गैस में बनेगा। तो इसमें एनर्जी जो खर्च होगी 788 किलो जूल पर मोल खर्च होती है। नहीं समझ में आया? अरे कोई नमक है 1 मोल है, उसको आपको कैटायन आयन में अलग करना है, तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी। तो जो एनर्जी लगाएंगे तभी तो ब्रेक हुई, और जब ब्रेक हो तो वो उसी फॉर्म में बने, यानी कैटायन बने तो गैस में और एनायन बने तब भी गैस के फॉर्म में। तो इसी एनर्जी को आप बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो आओ देखते हैं, जब आपने ब्रेक किया था तो एनर्जी लगी थी इतना। तो एक बात तो ये क्लियर हो गया कि अगर Na पॉजिटिव G और Cl निगेटिव ये भी G, अगर ये बनेगा 1 मोल सॉलिड के फॉर्म में, तो ये क्या है, ब्रेक करना, तो लैटिस एनर्जी। तो बनाना क्या कहलाएगा, तो देखो ये 7 किलो कैसी है, 788 किलो जूल, इंडोथर्मिक है ना, तो इतने ही बनाने में लगती है। तो कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो कितना होगा, -788 किलो जूल पर मोल। नहीं क्लियर हुआ? अब इस क्लियर हुआ? इतना एनर्जी लगा इसमें, पर यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक्स। अभी तो बोल गया एंडोथर्मिक्स। ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये नेगेटिव है, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक्स। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है, अच्छा एक चीज़ चलो इसको अलग अलग देखते हैं, तो भी आपका कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अलग अलग देखो, अरे ये पॉजिटिव है तो इंडोथर्मिक, वो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। निगेटिव मतलब हीट निकल रही है, बाहर आ रही है सिस्टम से, या जहाँ काम हो रहा था बाहर आ रही थी, उसी में एब्जॉर्ब हो जाए तो ये रहेगी। अब बुक में अलग अलग दिया है, देखो ये रॉक स्ट्रक्चर बना है एनसीईआरटी में, देखो दिया है, क्या दिया है कि अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कितना दिया है, देखो दिया है एंथैल्पी फॉर सोडियम पॉजिटिव गैस फॉर्मेशन ऑफ Na कितना दिया है, 495.8 मिला किलो जूल पर मोल्स। वाइल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ये, इसकी वैल्यू कितना दिया है आपका, -348.7। आओ देखते हैं, अगर हम अलग अलग देखते हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि सोडियम पॉजिटिव बनता है, अरे ये यार ये Na से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव
इसकी देखो वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू दिया एनसीईआरटी में, इसकी वैल्यू दिया है 495.8 495.8 किलो जूल पर मोल, ये दिया है। एक प्रोसेस और होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी क्लोरीन ने गैस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव गैस। इसकी वैल्यू कितना दिया है, दिया है -348.7 -348.7 किलो जूल पर मोल। क्लियर, इन दोनों जोड़ दो तो कैसे कितना वैल्यू आएगी, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, तो वैल्यू आएगी 147.1 किलो जूल पर मोल। ये तो होना चाहिए जो आप दिमाग लगाएंगे, कि जो आप कहेंगे वो यही दिमाग लगाएंगे कि भैया दोनों की वैल्यू हम जोड़ देते हैं और जो आएगा वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा कर भी लेंगे तो देखो एक साथ एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लाइन लिखी हुई है। एनसीईआरटी ने बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी, कितना आएगी, दिया है, कह रहा है कि द सम ऑफ दी टू, जब आप दोनों को जोड़ो कितना वैल्यू आएगी, 147.1 किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी कह रही है कि दोनों जोड़ लो तो आपकी वैल्यू कितना आएगी, अरे दोनों जोड़ो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वैल्यू कितना आ जाएगी 147.1। दोनों जोड़ लेते हैं, टोटल कर लिया तो हो गया 147 ये लिखा था ऊपर, ये टोटल करके लिखा हुआ है, दोनों जोड़ दिया, हो गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि मोल इज मोर देन कंपनसेट बाय द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये रहा, कह रही Na ब्रैकेट में लिखा कितना -78 किलो जूल, -788 किलो जूल पर मोल, यानी जो फॉर्मेशन होती है ये होती है। तो इसका मतलब ये ना हो कि ये वैल्यू होगी। अब अगर आप इसमें से जानना चाहते हो तब भी आप देख सकते हो कि अगर इतनी वैल्यू इसमें से हम हटा भी देंगे तो वैल्यू हमारी किस में आएगी, निगेटिव में। नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल NaCl बनता है तो एनर्जी क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। यानी कोई भी अगर कार्बनिक कंपाउंड बनती है तो एनर्जी निकाल देगी, अपने को क्या हो गई, स्टेबल। नहीं समझ पा रहे हैं, इसे आपको बहुत गर्मी लग रही है या तो किसी को जाकर ठोक ठाक दो, पीट पाट दो, ये तो होता है। तो एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ आयनिक कंपाउंड कह रहा है कि अगर बनता है तो वो एनर्जी निकाल देंगे, तो इसका मतलब है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो लिखा है बाय द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जब क्रिस्टल लैटिस बनती है तो उससे एनर्जी क्या होती है, निकलती है और फिर ये स्टेबलाइज हो जाती है। नहीं क्लियर हुआ, फिर बताएं। यानी ये जो होना चाहिए वो नहीं, कंपनसेट समझते हो, कंपनसेशन कर लिया, यानी यार ये नहीं था ये होगा। नहीं क्लियर हुआ, तुम्हें लगाओगे ये तो देखो कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन करोगे। तुम सोचोगे कि ये बाय द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनेशन एंथैल्पी ये होती है, तो ये तो होता है प्रोसेस ना, इसका रिजल्टेंट थोड़ा तुमने बताया। नहीं समझ पा रहे हो, ये दोनों प्रोसेस होती है लेकिन रिजल्ट कहाँ हुई अभी। जब ये दोनों प्रोसेस होगी तब ये बनेगी और ये बनेगी तो ये बनेगी, ये बनेगी तो एनर्जी निकलेगी। तो तुमने ये अगर खाली बताया तो इसका मतलब ये जो उसके अंदर होता है, जैसे मान लो कोई दवा बनती है तो दवा बनने क्या कोई एक ही प्रोसेस होती है कि मशीन डालो बन गई, दवा बनेगी, उसकी साइज बनेगी, पैकिंग बनेगी, ये होगी, फिर तब जाके तमाम सारे उसका होगा तब रिजल्टेंट आएगा। ये बात नहीं कह सकते, इसके अंदर ये प्रोसेस होती है, इसलिए ये है। कह रहा है अचीव द ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन अराउंड दी आयनिक गैसेज। चलो मान लो कि दोनों गैस हैं तो होगा तो इसके पास ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ है, इसके पास ऑक्टेट है कि नहीं है, ये है, तो इसके अंदर प्रोसेस चल रही है। नहीं समझ पा रहे हो, अरे ऑक्टेट एक प्रोसेस है, कंप्लीट कहाँ हुआ, कंप्लीट तो ये हुआ। तो ऑक्टेट बनेगी तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड में अंदर होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गलती इसके अंदर होता है, लेकिन रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी ये सब होने के बाद आयनिक बनेगी तो एनर्जी निकलेगी। तो ये लिखा हुआ है बाय द रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ, अगला लाइन यही लिखा है, पढ़ लो चाहे, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है देयरफॉर द एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस इज मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, एनर्जी क्या होगी, निकलेगी।
क्लियर हुआ? और यही लाइन आगे लिखा था, सबसे ऊपर पढ़ोगे तो क्या लिखा है, इन आयनिक सॉलिड द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एंड द आयनेशन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव। कह रहा है कि अगर आप दोनों जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ भी रहा है 147.1। ये तुम्हारे तरीके से दोनों की वैल्यू जोड़ दो तो पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो गया? कह रहा है ये पॉजिटिव आएगी, बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज। सबसे ऊपर पढ़ रहा हूँ, कह रहा कि ऊपर लिखा हुआ है बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज ड्यू टू एनर्जी रिलीज। या लाइन लिखा हुआ है कि अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर स्टेबलाइज होती है तो क्या होना होगा, एनर्जी रिलीज। नहीं है लिखा है एनसीईआरटी में कि बट स्टिल द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेट स्टेबलाइज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। पूरा लाइन ही वही लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है आपका जरूरी ये नहीं है कि आप जोड़ दिए तो इंडोथर्मिक होगी, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगी तो एनर्जी निकलेगी। तो ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी पॉइंट थे। अब आती है चीज़ें आपकी, यही लैटिस एनर्जी आपको फिर से पढ़ना है। तो आते हैं लैटिस एनर्जी के ऊपर, ठीक है? तो लैटिस एनर्जी पे आते हैं। तो आते हैं लैटिस एंथैल्पी पे। लैटिस एंथैल्पी पे, तो लैटिस एंथैल्पी तो क्लियर हो गया कि अभी आपको मैंने बताया था कि कोई भी आयनिक सॉलिड अगर 1 मोल है, उसको ब्रेक करने में अगर आप उसे तोड़ेंगे, उसे ब्रेक करेंगे तो वो जिससे बनी थी तो कहेंगे वो बनेगी गैसियस आइसोलेटेड एटम में। इसका मतलब अगर आपने NaCl लिया है, सॉलिड के फॉर्म में है, इसको अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है, 1 मोल है, तो यहाँ पे 788 किलो जूल पर मोल अगर आप एनर्जी देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। तो ये बनेगी Na पॉजिटिव गैस के फॉर्म में और Cl निगेटिव गैस के फॉर्म में। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड्स is defined as energy required to complete separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent atoms या ions, gaseous constituent ions। एकदम सिंपली लिखा हुआ है कि अगर 1 मोल आयनिक सॉलिड को एनर्जी लगा के कंप्लीट सेपरेट करते हैं, यानी कंप्लीट मतलब अलग करते हैं, और वो गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस में बन जाए। कंस्टिट्यूएंट समझते हो, जिससे वो बनी थी वही बन जाए। तो आप खुद सोचो, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव से ही तो मैंने Cl बनाया था, तो इसको ब्रेक कर दिया तो फिर वैसी आयन बन गई। तो डिफिनीशन लिखा हुआ था कि 1 मोल आयनिक सॉलिड को कंप्लीट सेपरेट करने में जो एनर्जी लगेगी, यानी कंप्लीट सेपरेट का मतलब कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन में बनाने में जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। तो डिफिनीशन हो गया लैटिस एंथैल्पी, ये आपको क्लियर हो गया। अब आती है इसका कुछ एप्लीकेशंस। जैसे आपको लैटिस एंथैल्पी आपको लिखना होगा तो इसको हम लोग लैटिस एनर्जी भी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन होती है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको मैं यूज करूँगा। QC का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन। सिंपली देख लो, अगर आप इसे देख रहे हैं NaCl में, तो NaCl जब आप सेपरेट करते हैं तो कैटायन पे चार्ज होगी और एनायन पे भी चार्ज होगी। तो QC का मतलब हो गया चार्ज ऑफ कैटायंस, QA का मतलब हो गया चार्ज ऑफ एनायन। जो कैटायन बनेगा उसका रेडियस भी तो होगा, तो हो गया RC, तो रेडियस ऑफ कैटायन ये रहा। तो RA क्या होगा, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। ये तो हो गया आपके सिंपल सा फार्मूला। कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये आपको सिखा देता हूँ।
अप्लाई भी ज़रूरी होती है। इसको दो हिस्से में तोड़ लो, इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, कहीं क्वेश्चंस लगाते हैं, तो अप्लाई कैसे करेंगे? तो लैटिस इंथैल्पी या एनर्जी, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन, सबसे पहले आप यही देखेंगे, यानी फर्स्ट अप्लाई या फर्स्ट सीन। अगर आपका चार्ज आपका अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर लीजिए। अगर चार्ज सेम हो जाए, पहले तो यही देखेंगे, अगर आपका चार्ज सेम हो गया, इफ़ चार्ज सेम, तब आप इसको नहीं लगाएंगे, तब लैटिस इंथैल्पी या एनर्जी को रेडियस के फॉर्म में लगाएंगे, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, तब इसको अप्लाई करेंगे, यानी ये बाद में करते हैं। तो लेटर सीन, अगर चार्ज सेम मिल गया तब आप ये लगाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैं इस पे कराता हूँ, ठीक है? अगर इसको नोट करना है तो फार्मूले को नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl ऐसे दिया है, मान लो लिखा हुआ LiCl, NaCl, KCl, RbCl, मान लो 4 है। तो आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्लियर? सब पे चार्ज सेम है, सब पे आपने चार्ज सेम कर लिया। तो जब चार्ज सेम है तो किसको लगाएंगे? नीचे वाले को, तो इसको लगाएंगे। लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। और इसमें एनायन भी कॉमन हो गया, एनायन छोड़ दो तो एनायन भी रेडियस छोड़ दिया, तो किसका रेडियस देखेंगे? सिर्फ ऑफ कैटायन की। जो जिस कैटायन की रेडियस ज़्यादा होगी, जिस कैटायन की रेडियस ज़्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? रेडियस ज़्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये रेडियस सबसे छोटी ऊपर है तो सबसे बड़ी होगी। अरे ग्रुप में आने पे रेडियस बढ़ती है, साइज बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, सेल का नंबर बढ़ेगा, यानी पीरियड बढ़ेगी। तो आप ऊपर से नीचे अगर ग्रुप फर्स्ट ए में अगर आते हैं तो रेडियस इंक्रीज करती है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम आएंगे तो रेडियस क्या होती है? इंक्रीज करेगी, रेडियस इंक्रीज। तो सबसे बड़ी रेडियस बढ़ेगी, तो सबसे छोटी रेडियस किसकी है? Li की। जब रेडियस छोटी होगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो आर्डर में कौन हो जाएगा? LiCl, उसके बाद NaCl, उसके बाद KCl, उसके बाद RbCl। ये आपके हो जाएंगे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर्स। ठीक है? तो ऐसे सवाल जो है, आपका दूसरा सवाल देख लो। एक तो सवाल हो गया इस पे, किस पे? जिस पे चार्ज आपके सेम थे। एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिसका चार्ज डिफरेंस हो। क्लियर? आवेश चार्ज सेम था, लगा लिया। दूसरा सवाल कर लो। दूसरा क्वेश्चन है NaCl, ठीक है, उसके बाद MgBr2, कैल्शियम ऑक्साइड और Al2O3। ये अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो चार्ज अलग अलग मिलेगा। जैसे पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, एक Br पे 1 निगेटिव, तो 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसको तोड़ोगे तो इसे तो तोड़ोगे, ये बनेगा Mg पॉजिटिव, ये क्या लिखेंगे? Br निगेटिव, तो 1 Br पे कितना होगा? 1 निगेटिव, 2 Br 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। एल्युमिनियम को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? एल्युमिनियम +3, इससे -2।
क्रॉस करेंगे बन जाएगा, तो इस पर 3 चार्ज होगा, इसमें -2 होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चार्ज अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग हैं। अरे सब पे कॉमन चार्ज था, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस पर तो चार्ज अलग अलग दिख रहा है। तो जब चार्ज अलग अलग दिख रहा है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही वाला, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, रेडियस नहीं लगाएंगे, तो अलग दो हिस्से में बांट लिए हैं। चार्ज सेम होगा तब रेडियस वाला लगाएंगे, चार्ज अलग अलग होगा ओवरऑल देखेंगे अलग अलग मिलेगा तो यही लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई करो 3 × 2 तो कितना आएगा 6, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 1 × 1 यानी 1, तो बड़ी वैल्यू कौन आई 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, यही वाला। नहीं क्लियर हुआ? तो चार्ज अलग अलग है, आप मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चार्ज सब पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक, या 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव ऐसे करके हो, तब आप इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे। तब किसको लगाएंगे आप, रेडियस को। इस फार्मूले को आपने अप्लाई कर लिया, वैल्यू रख के देख लिया, इसे आपने यहाँ रखा, तो आप 3 × 2 कर लिया, यहाँ आपने 2 × 2 किया, यहाँ पे 2 × 1 कर लिया, यहाँ पे 1 × 1 कर लिया, तो वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 × 2 × 6 आ जाएगी, यहाँ 4 आएगी। तो वो मैग्नीट्यूड में बड़ी है, जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ी होगी उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। और एक क्वेश्चन और भी कराया था मैंने, कराया था, हाँ, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, और जब आपकी थ्योरी क्लियर रहेगी तो आप क्वेश्चंस अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन थे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, which of the following pair will form the most stable ionic bond, will form most stable ionic bond। पहला ऑप्शन में है Na&Cl, दूसरा ऑप्शन है Mg&F, तीसरा ऑप्शन है Li&F, चौथा ऑप्शन है आपका Na&F। तो मोस्ट स्टेबल का मतलब जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मिलेगी जब चार्ज की बात आ जाए, यानी ज़्यादा हो, यानी अट्रैक्शन से ज़्यादा हो। तो देखिए आप लैटिस एनर्जी में भी देखते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्टली परपोज चार्ज ऑफ कैटायन चार्ज ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन। तो देखो अगर चार्ज देखो तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव है, यहाँ क्या है 2 पॉजिटिव तो 1 निगेटिव, तो फार्मूला अलग अलग हो गया, तो एक F पे 1 है तो एक F पे 1 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन होगी, ये। आप उससे भी देख सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स से भी, ये रहा F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r², यही तो होता है। तो जितने ज़्यादा चार्ज क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत ज़्यादा होगी, इसका मतलब फोर्स। अभी एप्लीकेशन लिखाएंगे कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस। ये बात मैंने लिखा चुका हूँ, एप्लीकेशन में बताया था। लैटिस एनर्जी किसी की ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉलिबिलिटी के, लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस पर वोलेटिलिटी के लिए, भाप के लिए। तो लैटिस एनर्जी अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल पढ़ाएंगे।
तो आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशंस मिलेगा और इस पे सवाल मिलेंगे आपको।